हाँ नया चैप्टर ही कर लेना आज। कौन सा करना था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने वही यूज किया हुआ है। ठीक, करंट के बेसिकली 3 इफेक्ट होते हैं। 3 में से हमने एक तो पढ़ लिया है। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, वो आपको जाओ जब हम हीटर वगैरह पढ़ रहे थे, वो जाओस लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था ना हमने, फ्यूज कैसे काम करता है, हीटर कैसे काम करता है। दूसरा इसका इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, करंट को किसमें कन्वर्ट करते हो आप? करंट से क्या बनाते हो? हीट बनाते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, आप करंट से क्या फॉर्म करोगे? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा जो इफेक्ट होता है इसका वो होता है केमिकल इफेक्ट करंट का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप करंट की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करवाते हो, केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं। और उल्टा भी होता है, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या बनाते हैं हम लोग? करंट। तो दोनों कन्वर्जन होती है, करंट से केमिकल रिएक्शन भी हो जाती है और केमिकल रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? करंट में। इसका एग्जांपल बता सकते हैं कुछ कहीं से? इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैटरी, जो बाहर इन्वर्टर वाली बैटरी पड़ी है ना। बैटरी करंट कैसे बनाती है? क्योंकि उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, एसिड वगैरह डालते हैं, मेटल डाले होते हैं, तो वो रिएक्शन से क्या बनाती है? करंट को बनाती है। अब ये जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, इसके दो मोड होते हैं, एक होता है चार्जिंग और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग। आपको फर्क पता है? डिस्चार्ज करना किसको बोलते हैं? कौन सी प्रोसेस होगी डिस्चार्ज? मान लो लाइट यहां से चली गई तो इन्वर्टर चलना स्टार्ट हो जाता है ना। तब क्या हो रहा होता है, इन्वर्टर आपको बाहर करंट देता है, मतलब केमिकल रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो रही है? करंट में। और आप करंट से सारी चीजें चला सकते हो। लेकिन जब उल्टा पर जब लाइट आ जाती है फिर क्या होगा? तब वो करना स्टार्ट कर देता है चार्ज। तो उसमें क्या होगा? अरे अंदर क्या जाएगा उसके? करंट से क्या बनेगी? केमिकल रिएक्शन। ये चीज होती है। तो एक करंट के 3 इफेक्ट हैं आपके, क्योंकि आप थ्रू आउट द जब आप पढ़ोगे प्लस वन में जाओगे तो वहां पे सेम चीजें आएंगी आपको। अब हमने इस चैप्टर में इस वाले इफेक्ट को पढ़ना है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी जितनी भी जनरेटर वगैरह हो गए हमारे, या इवन मोटर्स हो गई, या इवन आपके मोबाइल फोन भी हो गए, सारे इसी इफेक्ट से चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। इस चैप्टर के आपके 2 सेक्शन रहेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सेक्शन में आप लोग क्या सीखेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। और यहाँ पर हम सीखेंगे करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, करंट से आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म कर सकते हैं। जो इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन आएगा जिसका आपको सवाल भी आया हुआ है, आप लोगों ने सैम्पल पेपर पढ़ ली? अरे पढ़ लो, उसमें सवाल आया हुआ है अंसारी सर वाला, बिल्कुल एंड में है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 5 नंबर का है, 4 से 5 का। तो वो इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन से आया हुआ है। तो दूसरा सेक्शन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें लोग क्या देखेंगे, इसका उल्टा बिल्कुल, कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे बना सकते हैं, क्या करें मैग्नेटिक फील्ड के साथ कि करंट फॉर्म हो जाए। तो इन शॉर्ट कह लीजिए आप यहाँ पे जनरेटर के बारे में सीखेंगे। जनरेटर क्या करता होता है?
करंट ही बनाता है ना, तो वो इस वाले सेक्शन में पूरा होगा आपका। तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ आपको, वो जिसमें स्प्रिंग बंधा हुआ, आप देख लेना, एक मैग्नेट बंधा हुआ नॉर्थ साउथ और नीचे एक कॉइल है, इसको यहाँ गैल्वेनोमीटर से लगाया गया और इस स्प्रिंग को ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो वो आपसे सॉल्व पूछा गया। इसी का सवाल है वो ईएमआई का। तो फर्स्ट लिखने हैं इसमें मैग्नेटिक वेक्टर करंट करेंगे, पहला सेक्शन हम लोग कर दो आगे। इसमें फर्स्ट लेके आप पहला टॉपिक ऑरेस्टर एक्सपेरिमेंट। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि भी करंट से भी क्या बन सकती है, नहीं हीट नहीं, वो तो हम पहले जब पढ़ चुके हैं। करंट से क्या बन सकती है, मैग्नेटिक फील्ड। तब वहां पे मैग्नेटिक कंपास बहुत फेमस होती थी उस समय। इसका एक नॉर्थ होता है, एक क्या होता है, साउथ। और लोगों को पता था कि जो मैग्नेटिक कंपास है सिर्फ एक ही केस में अपना डायरेक्शन चेंज करती है, कब, जब इसके नजदीक क्या आता है एक, अगर इसमें इस मैग्नेट को लेके जाएंगे नॉर्थ से दूर भागे तो ऐसे क्या करेगी, घूम जाएगी, तो ये घूम के इधर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी मान लीजिए, और साउथ इसकी तरफ भागेगा तो ये रोटेट हो जाएगी। तब तक उनको इतना पता था कि मैग्नेट ही ऐसा कर सकता है बस, और कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो जब ऑरेस्टर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, एक वायर लिया था, उसको बैटरी से जोड़ा गया, ये की लगाई गई यहाँ पे, और इस वायर के नीचे मैग्नेटिक कंपास को रखा गया यहाँ, ये मान लीजिए नॉर्थ से साउथ है। तो यहाँ से टैपिंग की को दबाया गया, टैपिंग की समझ तो टैपिंग की, अगर टैप करोगे तो बंद हो जाती है, अगर उठाओगे तो फिर खुल जाती है। जैसे इसको बंद किया गया तो करंट जाएगा कहां से, प्लस से, पता है करंट प्लस से माइनस मूव करता होगा। तो ये मैग्नेटिक कंपास है ना, इसने ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया इस तरफ, तो नॉर्थ इस तरफ जाना स्टार्ट हो गया, साउथ इस तरफ जाना स्टार्ट हो गया। तो यहां से क्या हिंट मिला कि जो करंट कैरिंग वायर है ये कैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि इससे पहले उनको इतना पता था कि जब मैग्नेट को नजदीक लेके जाते हैं तभी कंपास क्या करती है, मूव करती है। तो अब इस वायर के कारण भी मूव कर रही थी, तो फिर क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसको डेमोंस्ट्रेट करने का। क्लियर हुआ ये सिस्टम। फिर इसको थोड़ा सा उन्होंने और भी करके देखा, उन्होंने कंपास को ऊपर रखा, अभी नीचे पड़े थी फिर ऊपर रखा, तो देखा ये उल्टी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गई, नीचे ऐसे जा रही थी ऊपर ऐसे जा रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, ये बैटरी की पोलैरिटी भी चेंज की, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इनका उल्टा हो गया था। जैसे अगर हम इधर डिजाइन करें एक्सपेरिमेंट को कि ये इधर एक बैटरी है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, यहाँ हमने कंपास रख दी और सपोज ये नॉर्थ, यहाँ पे क्या है साउथ। अब इस केस में करंट किस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा ना, प्लस से माइनस। तो अभी जो कंपास है इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई ऐसे, ये यहाँ आ गया नॉर्थ और साउथ यहाँ चला गया। मतलब पोलैरिटी चेंज करने से क्या हो रहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंपास का चेंज हो रहा था। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सेम चीज इसके साथ भी की गई थी, ये मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास है नॉर्थ और साउथ, ये आ गया मैग्नेट नॉर्थ साउथ। तो ये जब इसके नजदीक लेंगे तो ये ऐसे घूम रही, यहाँ चलेगी। लेकिन अगर आप इसको उल्टा लेके आते हो, मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ, यहाँ साउथ नॉर्थ, तो ये कंपास किस तरफ जाएगी, इस तरफ घूमेगी, इस तरफ आएगी
क्योंकि नॉर्थ कहाँ आएगा, साउथ की तरफ, तो ये ऐसे घूम जाएगी। अब वहां पे भी सेम चीज हो रही थी कि जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कंपास एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब उल्टा तो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसे पक्का श्योर होगा कि वायर क्या बिहेव कर रही है, द मैग्नेट। और पोलैरिटी चेंज करने से हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, मैग्नेट के पोल्स। शायद पहले इधर नॉर्थ बन रहा होगा, इधर क्या बन रहा होगा, साउथ। बाद में क्या होगा, इधर साउथ, इधर क्या बन गया होगा, ऐसा हो सकता है कि चेंज हो गए होंगे पोल्स। मैंने एक ही लिख दिया, इधर साउथ, इधर क्या बन गया होगा, नॉर्थ। समझ आ गया आपको वायरलेस एक्सपेरिमेंट? इसको एक बार देख भी लीजिए। Hans Christian Ørsted performed a simple experiment and discovered the magnetic effect of electric current. The experimental setup, similar to the Ørsted's experiment, which led to the discovery of magnetic effect of electric current, is shown in the animation. A conductor or conducting wire AB lying in north-south direction is connected to a battery V through a commutator or tapping key K and rheostat RH. A magnetic compass needle NS is placed just below the conductor AB. Initially, when no current passes through the wire AB, the magnetic compass लिखा हुआ है, पता कर रियोस्टेट के बारे में थोड़ा बहुत, ये लैब वगैरह में देखा है। रियोस्टेट बताया हुआ है मैंने आपको, ये क्या होती है, वेरिएबल। आप इसके रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये देख रहे हैं आप, ये वाला ब्लैक के कलर से दिख रहा है आपको यहाँ से। अब यहाँ से अगर करंट एंटर कर रहा होगा तो सिर्फ इतनी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, सिर्फ इतनी वायर में। अब यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा होगा, उधर। तो सिर्फ इतनी वायर इन्वॉल्व हो रही है। अगर मैं इसको घुमा के यहाँ कर दूं, मतलब मूव कर जाता है, अगर इसको यहाँ कर दूं, इस वाले प्लग कर दूं, तो फिर करंट इतनी वायर में फ्लो करेगा, इतनी वायर में, और यहाँ से निकल जाएगा। अगर मैं इसको मूव करके यहाँ कर दूं तो करंट आपका फिर इतनी वायर में मूव करेगा, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उसके मूव करने से क्या हो रहा है, वायर की लंबाई क्या हो रही है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगी। तो पहले केस में सिर्फ अगर देखें जो इसने लगाया हुआ है, अब सिर्फ इतनी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, सिर्फ इतनी वायर में, और यहां से निकल के सीधा निकल गया, इस वायर में गया ही नहीं, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम के ज्यादा। अब इसको अगर यहाँ मूव कर दूं, यहाँ मान लो यहाँ कर दिया मूव मैंने, तो फिर इतनी वायर में से करंट फ्लो करेगा और इतनी में से नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तभी इसका क्या नाम पड़ गया। लैब में जाएंगे तो आपको सीधे सामने दिख जाएगा, ये तो बहुत सारे बड़े थे लैब के अंदर। अब एक्सपेरिमेंट पे आइए। shows no deflection. When an electric current passes through the wire placed above the compass needle, the magnetic compass needle got deflected from its normal position, which is along north-south direction. On reversing the direction of electric current through the wire, he observed that the magnetic compass needle got deflected in the opposite direction. Also, the deflection of the compass needle increased when the magnitude of electric current through the wire was. अब यहाँ से देखिए उल्टा क्यों होगा, अगर थोड़ा सोचे कि ये उल्टा क्यों मूव करना स्टार्ट कर गया। करंट तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर इस तरफ आ रहा था, ऐसे ऊपर की ओर कैसे जा रहा है, पीछे की तरफ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा समझो, अगर ये वायर इसको हिला रही है तो इसके ऊपर क्या लगा रही है, पक्का। अरे किसी भी चीज को हिलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फोर्स। अब अगर मान लो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ किसी चीज के ऊपर ऐसे, और ये फोर्स ऐसे मैं गोल लगा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ अपने हाथ को ऐसे करके,
तो जब मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे, तो मेरा हाथ किस तरह मूव कर रहा होगा? अगर मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, बाहर की मूव कर रहा होगा ना, तो जो मेरे सामने चीज आएगी तो मैं उसको किस तरह डिफलेक्ट कर दूंगा? उस तरफ। अब मैं इसको ऐसे वापस भी लेके जा रहा हूँ पीछे की ओर, अब हैंड कैसे मूव करेगा? ऐसे। तो अब अगर सामने कोई चीज है तो उसको किस तरह डिफलेक्ट करूंगा मैं? उस तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगा डिफ्लेक्शन का? अगर यहाँ नीचे रख, देखो अगर आप यहाँ से देखो, ये एरो देखो, जब कंपास यहाँ थी ना, ये एरो इसको ऐसे बाहर की ओर मूव कर रहे थे, वो बाद में रूल भी पड़ेंगे, लेकिन जैसे ये एरो से घूम के यहाँ गए तो इसको किस तरह डिफलेक्ट कर रहे हैं? अंदर की ओर। तो डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। कुछ समझे? मतलब ये फोर्स है जो कि इसके ऊपर लग रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस फोर्स का नाम रखा गया मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हुआ? फिर एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया यहाँ पे, अभी इसने बोला भी था कि यहाँ पे करंट का वैल्यू डबल कर दिया गया, तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? डबल हो गया। अभी दिखाएगा नहीं, एक और एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसने इस नीडल को ना यहाँ प्लेस कर दिया था, यहाँ ऊपर की ओर, तो देखा कि ये वायर उसको डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही थी। फिर उसको थोड़ा और क्लोज लेके आया तो उसने डिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया। जब उस पॉइंट से ऊपर लेके गया फिर डिफ्लेक्शन क्या होगी उसकी? बंद। ऐसे नीचे की ओर हुआ कि यहाँ तक तो कर रहा था, जैसे यहाँ मूव किया कंपास को डिफ्लेक्शन ही नहीं की। इसका क्या मीनिंग है? कि ये एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अंदर क्या कर पा रहा है? उसको डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, और हमने उस रीजन को क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिर्फ उतने उतने रीजन के अंदर ही ये वायर कंपास के ऊपर क्या लगा सकती है? फोर्स। हो गया क्लियर? अब मैं अगर हाथ मूव कर रहा हूँ, अब थोड़ा ना मैं आप इसको हिला सकता हूँ क्योंकि तो मेरे से दूर पड़ा है, रेंज में नहीं है। वैसे सेम चीज यहाँ पे Increased, or when the compass needle was brought closer to the wire. ये भी देखिए एक छोटा रियलिटी में कंपास ऐसा ही होता है, वो तो चलो दिखाया होगा। ये सिर्फ बैटरी से कनेक्शन कर रहा है। अब उसने ऑन कर दिया वो तो अगर आपने वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा होगा ना, इस वीडियो में एक चीज आपको नजर आई होगी शायद, वो क्या थी कि ये ऐसे वायर थी और इधर इसने अपना बैटरी वाला सिस्टम लगाया होगा और यहाँ पे मान लो का कंपास पड़ा है। ये कंपास का नीडल ना एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, ये पहले इस तरफ जा रहा था फिर कहाँ आ रहा था? देखा तो कैसे हिल रहा था। टेक्निकली इसको एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जैसे वो पहली वीडियो में देखा था वो जाके से रुक गई थी वहां पे और वहीं ऐसे हिली जा रही थी पर पीछे नहीं आ रही थी, तो ये पीछे से जा रही है। अगर आपसे पूछ सके क्वेश्चन, वो तो पहले ही मूव कर रहा था पहली वाली वीडियो में भी, और उसमें सिर्फ यहाँ जाके ऐसे हो रहा था। तो देखो करंट दो तरह के होते हैं, कौन सा होता है एसी, दूसरा कौन सा होता है? सुना हुआ इसके बारे में? ये जो एसी होता है ना, ये अपनी डायरेक्शन लगातार क्या करता रहता है? चेंज, जब बोली रिवर्स करता रहता है। लेकिन डीसी का डायरेक्शन हमेशा कैसा रहता है? एक डायरेक्शन रहती है, सेम। इसका ग्राफ कुछ ऐसे समझा होता है अल्टरनेटिंग करंट का। ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? ये फिर द्वारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव, फिर द्वारा क्या हो जाता है? तो ये लगातार डायरेक्शन चेंज करता रहता है अपने। तो अगर मैं उसी एक्सपेरिमेंट को मान लो डीसी करंट से करूं, जो कि ऑरेस्टन ने किया था कि ये वायर, ये डायरेक्ट करंट लगाया बैटरी वाला, यहाँ पे लगा दी होगी की,
यहाँ कंपास लग दी। इस एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वायर या कंपास एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके बाद हिलेगी नहीं। देखा अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट का, उसको सिंबल होता है अल्टरनेटिंग करंट का, ये वाला ऐसे लगाते हैं इसको ऐसे। शेयर आपने बना देखा होगा कहीं ना कहीं, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बना होता है थोड़ा सिंबल। अरे यहीं से आया, देखो ये देखो, प्लस माइनस, तो ये छोटा करके दिखा देते हैं। तो एसी का क्वालिटी क्या होता है कि अगर फिलहाल आपको यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, तो मान लो कंपास रख दिया आपने, तो मान लो कंपास चली गई इधर और ये इधर आ गया, अगली पल क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ क्या आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो कंपास अभी किस तरफ जाएगी, उल्टा इस तरफ जाएगी। तो पढ़ा दिमाग में। उसके बाद दोबारा फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, तो कंपास पे दूसरी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी। तभी वो कंपास कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो आपसे पूछ सकता है कि कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसका कंपास फ्लक्चुएट कर रहा था, तो बताइए वो कौन सा करंट यूज कर रहा था। तो उसका हमारा आंसर आएगा कि अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहा था, और उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या करता रहेगा, लगातार सेम रहेगा, रिवर्स होगा, ये भी रिवर्स होता रहेगा। ये नोट करना है थोड़ा, ये पॉइंट नोट करना है आपने कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट करंट से बनती है उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका हो जाता है। ये टर्म वन में कर लिया था चैप्टर, वैसे कर लिया था पूरा, नहीं तो कर लिया था। चलो कर दिया। अभी अब आपको एक और पॉइंट पूछा जा सकता है कि ये करंट कैरी वायर है, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव क्या करेगा, उसको तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, और करंट से क्या बना, और फिर डायरेक्ट पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट लेते थे ज्यादा अच्छा आंसर क्या होगा, मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस फॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड। ये नोट कर लें, जब चार्ज मूव करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये सब नोट कर लें, एक डायरेक्शन में मूव करना चाहिए तो वो मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म करेगा। कर दिया कि अब इसमें नोट करें स्नो रूल, अगला टॉपिक। ये आपको दिखाई देता है ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ऑयर्स में यूज किया था डिफ्लेक्शन को समझने के लिए।
कि डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है। चलिए देखिए, पहले इसको बड़ा लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये लिखना है आपने, ये नहीं लिखना है अभी, ये तो हम बाद में समझेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये तो वोटिंग होगी, कोई नहीं लगेगा जो थोड़ा खाना करके आओगे। नहीं यार अरे तो एक्सपेरिमेंट वाला चीज पड़ा। अब बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ये काफी बड़ा है वैसे, इतना छोटा भी नहीं है। इसको समझ लीजिए पहले देख लो, फिर मैं तो समझाता हूँ क्या कैसे अप्लाई करना है हमने। वैसे देख पढ़ के लगेगा को पता कैसे अप्लाई करना है इसको। आपने इमेजिन करना है कि एक बंदा स्विमिंग कर रहा है किस डायरेक्शन में, इसमें कौन जा रहा है, करंट। जैसे यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा है, और जिस तरफ नीडल रखी है उसकी तरफ उसका फेस है, मतलब ये नीडल के साउथ पोल को क्या कर रहा होगा, फेस कर रहा होगा, और नॉर्थ से दूर होगा। उसके बाद क्या बोला उसने, करंट इसके फीट में एंटर कर रहा है, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड। मुझे स्विम कर रहा होगा ऐसे करके, जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड जाएगा उस तरफ नीडल का नॉर्थ पोल जाएगा। इसको समझना थोड़ा अजीब सा ही है, मैं उधर आपको डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज करिए कंपास है नॉर्थ साउथ, ठीक है, और इधर से पर्सन वो स्विम, चुप कर गया, इधर से वो स्विम करता हुआ आ रहा है, ये मैं पर्सन को दिखा रहा हूँ एरो के साथ, ठीक है। वो स्विम ऐसे कर रहा है, इसका जो माउथ है, जो फेस है उसका, वो उसके साउथ पोल को फेस करेगा कंपास के, और नॉर्थ पोल इसके बिल्कुल अवे होगा। और कंडीशन क्या है, जो करंट है वो कहां से एंटर करना चाहिए, इसके फीट से, पैरों से, और ऐसे जाएगा करंट, मतलब पैर से सिर की तरफ। तो जिस तरफ इसका लेफ्ट हैंड जाएगा उसी तरफ कंपास का नॉर्थ पोल जाएगा, और जिस तरफ इसका राइट हैंड जाएगा उस तरफ कौन सा जाएगा कंपास का, साउथ पोल। ये रूल है। अरे बंदिश करंट नहीं है, वो समझने का तरीका है, स्नो रूल। अब वो ऐसे ऐसे ही स्विम कर रहा होगा ना, और देखो ये लेफ्ट हैंड ये इधर गया ना पीछे की ओर, ये कहाँ गया, आगे की ओर, तो ये पहले कंपास ऐसे देखो ऐसे हो जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये वैसे बाद में राइट हैंड रूल से पता लग जाएगा। कई बार स्नो रूल से पूछ सकता है आपसे कि कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, तो ये आपको आना चाहिए। देखिए इसको लिखिए जाए तो देखिए, नॉर्थ पोल चला जाएगा वेस्ट की तरफ, ये भी देख सकते हैं। इसके नीचे डायग्राम बना देना, ये वाली आपको ज्यादा समझ रहेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, वो पेपर पूरा प्रैक्टिकल आ रहा है। अब ध्यान से देखो करंट का डायरेक्शन क्या है और डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा इसका। इस केस में देखो करंट उल्टा आ रहा है, अगर हम यहाँ पे उस पर्सन को बनाए ना,
कि वो स्विम कर रहा है, ऐसे उसका माउथ होगा, यहाँ पे उसके फीट होंगे, तो करंट माउथ से फीट की तरफ जा रहा है, देखो माउथ से फीट की तरफ। तो इस बार नॉर्थ पोल कहाँ चलेगा, टूवर्ड्स ईस्ट। अगर यहाँ पर्सन को बनाएंगे आप, तो देखो उसके फीट से माउथ की तरफ करंट जाएगा, ये देखो ऐसे। तो नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, टूवर्ड्स वेस्ट। ऐसे में उसको याद कर सकते हैं बड़ी इजीली। और नीचे डायग्राम ड्रा कर लो आप, ये वाले, ये वाले। ये आपके आगे काम आएगा जब हम क्लॉक रूल करेंगे। अरे ये रहा क्लॉक रूल, ये वही समझा रहा है। इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन रूल पे बेस्ड हैं, और उसमें आपको डायरेक्शन पूछा हुआ है कि किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा। 2 क्वेश्चंस, एक आरएसबी का है, या राइट हैंड आरएसटी बोलिए, राइट हैंड रूल का, और एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। मनाली आगे इसमें देखिए यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए यूनिट्स का यूज करते हैं हम लोग। जैसे करंट के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, एम्पियर। ऐसे मिली एम्पियर भी होता है और माइक्रो एम्पियर भी होता है, 3 यूनिट होते हैं मेन करंट की। मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे, 2 है वो। एक यूज होगा टेस्ला, टेस्ला इसका एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वाला। और एक यूज होगा कॉस, ये इसका सीजीएस यूनिट है। ये कम यूज होगा, ये ज्यादा यूज होना है आपका टेस्ला। और एक गॉस के अंदर 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आ सकता है अगर आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे फील्ड आपको मिली टेस्ला में भी यूज हो सकती है और माइक्रो टेस्ला में भी यूज हो सकती है। आपको मिली का याद होगा 10 की पावर -3, इसका 10 की पावर -6 टेस्ला में अगर कन्वर्ट करना होगा तो। इसके बाद देखिए यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी उसकी यूनिट, सिंबल होता है Fm। तो इसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं है, जस्ट लाइक जैसे फोर्स का नॉर्मल यूनिट होता है वो कौन सा होता है, न्यूटन। तो इसका भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट। एक छोटा सा फॉर्मूला नोट कर लिया आप, उसका डेरिवेशन तो रहने दें, वो +2 लेवल की बात है। तो अगर मान लो आपके पास एक L लेंथ की वायर है, ठीक है,
जिसके अंदर आप आई अमाउंट ऑफ करंट निकाल रहे हो, और इसके नजदीक मतलब आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो ये वायर क्या करेगी, इसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी, इसको घुमा देगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, इतना, F इक्वल्स टू ILB। यहाँ पे आई होता है कि कितना करंट जा रहा है, कि वायर में करंट का स्ट्रेंथ कितना है, L उसका लंबाई, लेंथ, और B सिंबल रहता है मैग्नेटिक फील्ड का, कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनी कितनी, जिस सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का B। कर दो आगे। इसका सवाल देखिए, इस कॉन्सेप्ट का, ये एक वायर है, मान लो ये 3 मीटर लंबी वायर है, इसके ऊपर की ओर एक सपोज के लिए अगेन 3 मीटर की वायर है। आपसे सवाल पूछेगा कि ये वाली जो वायर है ना, इसको सपोर्ट दी हुई है, इसको बांधा हुआ किसी चीज से, ये गिर नहीं रही है, लेकिन ये वाली वायर किसी चीज से बांधी नहीं हुई है, ये नीचे गिर सकती है, और इस वायर का मास कितना है, नेगेटिव 100 ग्राम, 100 ग्राम की वायर है। तो आपसे पूछेगा कि इस वायर में कितना करंट जाए ताकि ये वायर नीचे ना गिरे। पहली बात समझिए कि ये नीचे क्यों नहीं गिरेगी, जब इस वायर में करंट जाएगा, इस वायर में ऑलरेडी जा रहा होगा, तो दोनों क्या बन जाएंगी, ये भी मैग्नेट बन जाएगी, ये भी क्या बन जाएगी, एक, समझे। अब आपको पता है कि 2 मैग्नेट आपस में रिपेल भी करते होते हैं, तो ये इसको क्या करेगी, ऊपर की ओर रिपेल करेगी, जब रिपेल करेगी तो ये ऊपर रहेगी, इसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, जो कि वायर का वेट होगा। वेट किसके बराबर होता है पता है कुछ, m/2, देखा हुआ फॉर्मूला ये। तो इतनी फोर्स के साथ ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है वायर को, तो अगर वहीं पे बना के रखना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर चाहते हैं कि वायर ना नीचे है ना ऊपर जाए, वहीं पे खड़ी रहे, तो जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी क्या लगानी पड़ेगी आपको, अपवर्ड फोर्स। और अपवर्ड फोर्स कौन सी है, ये वायर की, ये कौन सी फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, नाम क्या उस फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो बस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ILV को किससे इक्वल कर देंगे, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितना करंट हम उसमें लेके जाएं। समझ आ गया। एक्सेप्शनल केस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बहुत टफ पेपर बनाएगा तो इसमें आपको बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, और इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता दें कि ऐसे करके यूज होता है, जहाँ से वो समझ सकते हैं। आपको पहले बताया हो कि वायर के बीच में डंडे को लगाते हैं, लगे होते हैं नहीं लगे होते, वो क्यों लगाते हैं, ताकि वो आपस में अट्रैक्ट ना कर जाए, तो डंडे लगाए होते हैं। जो बड़ी बड़ी वायर होती हैं जिसमें हाई वोल्टेज, उसमें डंडे नहीं होते, उनमें ऐसे वाले होते हैं, अब देखें छोटे छोटे ऐसे लगाए होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं उसके बीच में, क्योंकि वो डंडों को तोड़ देती हैं, वायर में करंट वो हाई जा रहा होता है, डंडों को भी तोड़ देती हैं, तो स्टील के लगाए होते हैं, तो कोई और मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कर दो आगे। अच्छा, इंसुलेटर से ज्यादा आया, आपको पता है खंभों के ऊपर कुछ लगा होता है, ऐसे खंभा है मान लीजिए, इसको ड्रॉ करें, येलो में ड्रॉ कर देते हैं, देखे हैं वो गोल गोल ब्राउन से कलर का, और यहाँ से वायर जुड़ी होती है, तार आगे जा रही होती है, यहाँ से वायर जुड़ी होती है, तार आगे जा रही होती है, यहाँ से वायर जुड़ी होती है, तार आगे जा रही होती है। ये क्या होते हैं, रबड़, रबड़ थोड़ी होती है,
ये मतलब क्यों लगाए होते हैं? डिस्टेंस क्या? कई लोग उस चीज को काउंट करके ना उस लाइन की वोल्टेज बता देते हैं, किस लाइन में इतने हजार वोल्टेज का जा रहा होगा। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं ये। कई बार तो एक एक लगा होता है, अगर देखें कई में क्या होता है, बहुत सारे लगे होते हैं। ये देखिए अगर काउंट करें तो ये बेसिकली आपको लाइन की वोल्टेज बताते होते हैं। अगर तो ज्यादा लगे हुए हैं तो वोल्टेज वहां पे हाई है, अगर कम लगे हुए हैं तो वोल्टेज कम है। इनका हिसाब होता है। एक्चुअल में यहाँ पे करते क्या है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक, जब आपके लेवल के बोलते हैं इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्यों लगाए हुए यहाँ पे, क्या काम है इनका? यस, ठीक बोला आपने। अगर आप इस ट्रांसफार्मर को देखोगे, अगर आप यहाँ से देखें इसको, तो वायर के ऊपर से निकाला होता है और ये यहाँ से ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, तो करंट यहाँ तक आता है, इसके अंदर आते ही नहीं। अगर इसके अंदर नहीं आएगा तो फिर ट्रांसफार्मर में नहीं आएगा, तो अगर नीचे के बंदा हाथ लगाएगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। और कई बार ये फेल हो जाते हैं, टूट जाता है, कुछ और दिक्कत आती है, तो फिर करंट आना स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ी वायर से लगाए होते हैं, ये तो नीली 11-11, 12-12 हजार वोल्टेज की होती है, तो ये बहुत तगड़े इंसुलेटर चाहिए इनको इंस्टॉल करने के लिए, वरना ये भी इसको खत्म कर देते हैं। ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स जाल डाला हुआ है मैंने। एक चीज आपको दिखाने देना, दिखेगी तो शायद ये, हाँ एक ए शेप के भी होते हैं, थोड़ा दिख रहा है आपको, ये ऐसे गोल शेप वाले, ये देखिए ऐसे वाले होते हैं, ऐसे शेप का डिस्क में डिस्क होती है, देखिए अब मोटर वगैरह तो लगे होते हैं ना वाले, गोल 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 गोल। चलिए छोड़िए, उस पे चलते हैं वापस। तो ये इंसुलेटर्स हैं जो कि किस चीज के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन। ये एप्लीकेशन, इस चैप्टर का एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इसको, कि इंसुलेटर्स हमें क्या कर रहे हैं, एक अगर इनको क्लोजली नोट किया होगा, हर एक खंभे के साथ, मोस्टली के साथ एक वायर लगाई होती है नीचे की ओर ऐसे, ठीक है, वो क्यों लगाई होती है? हाँ, अगर बाई चांस पोल के अंदर करंट आएगा, बाई चांस ये फेल हो गए, तो फिर दूसरा प्रोडक्शन होता है कि यहाँ से कहाँ चले जाएगा, जी ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ना कि जिस पर्सन ने हाथ लगाया हुआ है उसको जाएगा। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि करंट हमेशा किस पाथ को चूज करता है, लो रेजिस्टेंस के हाई रेजिस्टेंस। करंट कौन से पाथ में निकलना पसंद करता है, लो रेजिस्टेंस के हाई रेजिस्टेंस। ये लो रेजिस्टेंस पाथ होगा, एल्यूमिनियम की वायर होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ से चला जाएगा।